हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्ल मार्क्स की सदीकरण पर विचारधारा, या आप कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स के सदीकरण के सिद्धांत यानी मार्क्स इज अ कन्फ्लेक्स थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन। यू नो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हियर। देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है बीए वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि सोशियोलॉजी लिए हुए हैं और सेकेंड सेमेस्टर में जो है इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम कार्ल मार्क्स का जो है सत्याग्रह के संघर्ष पर एनालाइज करेंगे और इनके सिद्धांतों को जो है विश्लेषण करेंगे और आलोचना को भी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर रहेगा सभी बातें बहुत ही क्लियर और आपके बुक के अंतर्गत ही रहेगा। चलिए देखते हैं कार्ल मार्क्स का सत्याग्रह का संघर्ष के सिद्धांत पर क्या विचारधारा है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं मार्क्स का सत्याग्रह संघर्ष का सिद्धांत। तो मार्क्स एज अ कन्फ्लेक्स थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक बनता है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। जो उन्होंने सोशियोलॉजी लिया है, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो या कोई भी कक्षा में हो, अगर कार्ल मार्क्स के सत्याग्रह के अंतर्गत संघर्ष सिद्धांत है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना है। कार्ल मार्क्स के सत्याग्रह के सिद्धांत की चर्चा भी हो सकता है, एंड एक्सप्लेन मार्क्स ऑफ कन्फ्लेक्स थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन, या कह सकते हो कि मार्क्स के सत्याग्रह के संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या के साथ आलोचना भी करें। तो कहते हैं एक्सप्लेन द क्रिटिसाइज टू द कन्फ्लेक्स थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन गिवन बाय द मार्क्स, या समाज सत्याग्रह के संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या। एक्सप्लेन द कन्फ्लेक्स ऑफ थ्योरी ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। तो देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बनते हैं, लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि हम यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स के थ्योरी यानी रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, इसके क्लासेस के साथ क्या संबंध थे, और इसके जो है और भी महत्वपूर्ण यहाँ बातों पर हम डिस्कस करेंगे आलोचना। तो ये कर लोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कार्ल मार्क्स के बारे में सारी आपको बातें बखूबी समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्ड संघर्ष के कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की हमने यहाँ व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो देखा जाए सब प्रथम हम अगर बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक सत्याग्रह का जो है संघर्षवाद का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स ने सत्याग्रह के अंतर्गत संघर्षवाद का सिद्धांत दिया था। तो संघर्ष समझ सकते हो, जो स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग जो है काफ़ी महत्व रखता है, और यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के कारण ही आगे आया। क्योंकि देखा जाए कार्ल मार्क्स का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में इसलिए भी आया क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष बढ़ती ही चली जा रही थी। जैसे आज देख सकते हो कि आज हमारे भारतीय इलेक्शन में कितनी जो है उथल पुथल हो रही है, कितने जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो सेम कंडीशन वहाँ पर कार्ल मार्क्स के समय काल में भी था 19वीं शताब्दी में। तो जाके कार्ल मार्क्स ने जो यहाँ पर है वर्ग संघर्ष सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स ने केवल सामाजिक कारकों को ही समाज सत्याग्रह में अलग अलग वर्गों में संघर्ष का सिद्धांत माना। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्स ने केवल सामाजिक कारकों को ही सामाजिक सत्याग्रह एवं अलग अलग वर्गों के संघर्ष का सिद्धांत माना। जनरल सी बात है, सामाजिक सत्याग्रह रहेगा तो अलग अलग वर्गों में संघर्ष होगी। और आपको समाज सत्याग्रह का अर्थ तो पता ही होगा कि ऊंच नीच का भेदभाव होना। समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को ही हम सामाजिक सत्याग्रह कहते हैं। और जहाँ पर सामाजिक सत्याग्रह होगा तो वहाँ पर तो वर्ग संघर्ष तो होगा ही, ये तो आम बात है। देखा जाए तो मार्क्स ने यह सिद्धांत श्रम विभाजन के आधार पर भी दिए थे। कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर जो है श्रम विभाजन के सिद्धांत पे भी दिया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मार्क्स ने सिद्धांत श्रम विभाजन के आधार पर दिया था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्स ने जो है सिद्धांत श्रम विभाजन के आधार पर दिया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स को ये बात समझ थी कि समाज में जो है श्रम विभाजन ही बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। कहते हैं समाज में जो सत्याग्रह पाई जाती है कहीं न कहीं श्रम के अंतर्गत ही पाई जाती है, और इस बात को आधार बना के कार्ल मार्क्स ने जो है श्रम विभाजन को दो भागों में विभक्त कर दिया, यानी दो भागों में बांट दिया। पहला था शारीरिक, देखिए शारीरिक, और दूसरा था वैदिक श्रम। शारीरिक
शारीरिक श्रम में वो व्यक्ति आते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो अपना शरीर के बल लगाते हैं, तो उसे हम शारीरिक श्रम कहते हैं। और बौद्धिक श्रम जो होती है, वैदिक श्रम से वो समझ सकते हो कि जो लोग दिमागों से कार्य करते हैं। जैसे आप सोचते होगे कि बड़े बड़े नेता लोग जो है कोई कार्य नहीं करते हैं, ये बहुत ही कार्य करते हैं, ये दिमाग से कार्य करते हैं, तभी तो वो हमारे राजा बन बैठे होते हैं, क्योंकि वो दिमाग से कार्य करते हैं। और इसके लिए वो जिस तरह के षड्यंत्र रच सके वो रचने की कोशिश करते हैं, जिसमें आम व्यक्ति बहुत ही आसानी से फंस जाता है। तो ये दिमागी कार्य होता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आम गरीब व्यक्ति जो होता है अपनी शारीरिक परिश्रम करके आगे बढ़ता है, 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करता है। लेकिन जो वैदिक श्रम होते हैं, क्योंकि क्या देखा जाए तो यहाँ पर वो हर तरह के प्रपंच अपना सकते हैं, चाहे वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें उनके ऐशो आराम छुपा हुआ होता है। अब आप देख लीजिए, कोई चीज़ कीजिएगा तो बहुत मेहनत करके कीजिएगा, लेकिन ये लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि जो काम आप 2 घंटे में कीजिएगा वो 1 ही घंटे में करके परे मार देते हैं, दिमाग से, मशीन का इस्तेमाल करके। तो यही कार्ल मार्क्स यहाँ समझाने की कोशिश करते थे कि इन्होंने जो श्रम विभाजन दिया था उसमें 2 इन्होंने टाइप बताई, शारीरिक और वैदिक श्रम, जो यहाँ अंतर ही सामाजिक वर्गों में संघर्ष का कारण बन जाता है। माँ का कहना है कि समाज में साधारण 2 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग उत्पादन साधनों के स्वामी होता है। कार्ल मार्क्स की बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा थी कि पहला वर्ग जो होता है उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो मालिक होते हैं वो संसाधनों की मालिक होते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ग जो होता है उत्पादन साधनों के मालिक नहीं होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, जो वास्तविक मालिक होगा वो मालिक होगा जो पहले वर्ग में आएगा, और दूसरा वर्ग में मान लीजिए उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कहा जाता है, जो मालिक नहीं होते हैं। और इसमें जो है वर्ग संघर्ष होना स्वाभाविक बना देता है। और इस जो है मैकलियत के आधार पर ही पहला वर्ग उच्च स्थिति एवं दूसरा वर्ग निम्न स्थिति में होता है। पहला वर्ग इसलिए उच्च स्थिति में होता है क्योंकि वहाँ पर वो वैदिक श्रम का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो उच्च स्थान प्राप्त करके रखा हुआ होता है। लेकिन दूसरा जो होता है श्रम शारीरिक होती है, इसलिए उसका स्थान जो है निम्न होती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे अधिक मेहनत जो होता है शारीरिक वर्ग यानी श्रम वर्ग करते हैं, और जो वैदिक वर्ग होता है वो सिर्फ दिमाग लगाते हैं, वो बड़े बड़े कंपनियों से डील करते हैं। और ये देखा जाए जो शारीरिक काम करते हैं, जो निम्न वर्ग के होते हैं, वो डील नहीं कर सकते। तो यही बात फर्क पड़ जाता है उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में। मार्क्स पहले वर्ग के जो है पूंजीपति वर्ग और दूसरे वर्ग को मालिक जो है गैर मालिक वर्ग बताया है। तो ये में काफ़ी कोई बुराई नहीं है, मार्क्स ने सही कहा है कि पहले वर्ग मालिक होगा जो पूंजीपति वर्ग से संबंधित होगा, और दूसरा वर्ग जो होगा वो गैर मालिक होगा जो मजदूर वर्ग कहलाता है। मजदूर कोई भी हो सकता है। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आर्थिक रूप में शोषण करते हैं। रीजन ये होता है कि मजदूर जो होते हैं अपनी मेहनत परिश्रम करके उस चीज़ को बनाते हैं और उनका जो है फिक्स जो है लाभ प्राप्त होता है। लेकिन देखा जाए तो पूंजीपति वर्ग को सारे के सारे लाभ जो है पूंजीपति वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पूंजीपति वर्ग जो होता है मजदूर वर्ग का आर्थिक रूप से शोषण करता है, और मजदूर वर्ग अपने आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु ये जो है पूंजीपति वर्ग को संघर्ष का यहाँ पर रूप देता है, और यही सतीकरण का परिणाम भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सतीकरण किस प्रकार जो है हमारे समाज में विद्वान है, और यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने इसको 2 रूप में विभाजित किया। आगे अगर हम देखें, मार्क्स का कहना है कि सतीकरण के आने के कारण ही संपत्ति का सामान्य विभाजन हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा यहाँ पर कई हद तक सत्य है कि संपत्ति के आने पर ही असामान्य विभाजन हुआ है। अगर आप देख लीजिए बंजारे क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पर जो है सतीकरण बहुत ही कम आपको मिलेगा। रीजंस क्या है कि वहाँ संपत्ति का कोई लालसा नहीं होते हैं। तो संपत्ति की अगर लालसा नहीं होगी तो सारे वर्ग के लोग सामान्य ही नजर आते हैं। सतीकरण की प्रकृति को समाज के वर्गों पर निर्भर करती है, और वर्गों की प्राकृतिक उत्पादन के तरीकों का उत्पादन का तरीका तकनीक पर ही निर्भर करता है कि आप वहाँ पर किस प्रकार से जो है उत्पादन करने पे संलग्न हो।
जनरल सी बात यही आ जाती है कि भाई उत्पादन के तरीके कैसे हैं, आप किस प्रकार से उत्पादन करते हो, मिल के करते हो कि आप उसमें मालिक और मजदूर के वर्गों के रूप में करते हो। वर्ग एक समूह होता है, वर्ग जो है एक समूह होता है जिसके सदस्य संबंध उत्पादन की शक्तियों के जो है समान होते हैं, और इस तरह वह सभी व्यक्तियों की उत्पादन की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। यानी जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि मालिक वर्ग ऐसे ही करेंगे। व्यक्ति जो उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, वो पहला वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग होते हैं जो शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उत्पादन की शक्तियों को मालिक होते हैं, क्योंकि ये उत्पादन के मालिक होते हैं, इसीलिए वो सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं। अगर मालिक नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मजदूर जो है अपना हक की बात करेगा और वो कहेगा कि सामान तो हमने बनाया, लेकिन मालिक वर्ग ये कहेंगे भाई सामान तो हमने इकट्ठा किया, हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो आप मालिक कैसे हो सकते हो। तो ये संघर्ष सदैव चलती रहती है। देखा जाए तो दूसरा वर्ग वह है जो उत्पादन की शक्तियों की मालिक नहीं है, क्योंकि वो उत्पादन शक्ति के मालिक नहीं होते हैं, और वो देखा जाए तो वह मजदूर या मेहनत करके अपना समय व्यतीत करते हैं, यानी कि वह मजदूर वर्ग ही कहलाएंगे, क्योंकि हम मजदूरी कर रहे हैं। देखिए, आप ये भी बात समझ सकते हो कि बड़े बड़े नेता जो होते हैं वो अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, हर टाइप के होते हैं, लेकिन देखिए वो पढ़े लिखे लोगों पर राज करते। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक आईपीएस अफसर बनता है ना, तो वो देखिए एक मंत्री के सुरक्षा के रूप में रहेगा, सुरक्षा गार्ड के रूप में रहेगा, और वो पढ़ा लिखा आईपीएस अफसर एक अंगूठा छाप मंत्री को जो है सलाम ठोकेगा, क्योंकि वो दिमाग लगा के जो है आज मंत्री का पद जो है हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आईपीएस ने भी दिमाग लगाया है, लेकिन वो एक तरह का सरकारी विभाग में कर्मचारी है, एक मजदूर है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना अंतर देखने को मिल जाता है। आपने देखा भी होगा, कोई गलत बात नहीं है, कार्ल मार्क्स ने सही बात बताई है कि देखा जाए तो ये उत्पादन शक्ति के मालिक नहीं होते हैं, बल्कि वो मजदूर या मेहनत करके अपना समय व्यतीत करके जीवन जीते हैं, और वो मजदूर वर्ग कहलाते हैं। अलग अलग समाजों में इसके अलग अलग नाम हैं, जिनमें जो है जमींदारी समाज में जमींदार और खेतीहर मजदूर, और पूंजीपति समाज में पूंजीपति या मजदूर। देखिए सभी जगहों पर इसका अपना अपना नाम है। अगर आप छोटे क्षेत्र में चले जाओ जहाँ जमींदारों की होती है तो समाज में जमींदारों की चलती है, और देखिए दूसरे क्षेत्र में चले जाओ एग्रीकल्चर में तो वहाँ खेतीहर मजदूर कहलाती हैं। अगर हम शहरों में आ जाए तो यहाँ पूंजीपति और मजदूर के रूप में आ जाता है। और देखा जाए राजनीतिक में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर मैं जैसे बताया हूँ एग्जाम्पल कि एक मंत्री और एक आईपीएस अफसर, देखा जाए तो आईपीएस अफसर जो होते हैं वो सिर्फ अपनी क्षमता से वो भी दिमाग लगा के आगे बढ़ते हैं, लेकिन होते हैं बड़े पोस्ट पे, लेकिन देखा जाए तो उनसे अधिक जो होता है ये मंत्री लोग अपना दिमाग लगा रखे होते हैं, चापलूसी कर रखे होते हैं, हर तरह का षड्यंत्र रच रखे होते हैं, तो ये उच्च पद पे हासिल होते हैं। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के पास उत्पादन की शक्ति होती है। जो पूंजीपति वर्ग होता है उनके पास उत्पादन की शक्ति होती है, और मजदूर वर्ग के पास केवल मजदूरी ही होती है, क्योंकि मजदूर ही वो कर सकते हैं जिसका सहायता के साथ वो अपना गुजारा करता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो इस प्रकार उत्पादन के तरीकों एवं संपत्ति के सामान्य विभाजन के आधार पर बने वर्गों को मार्क्स ने सामाजिक वर्ग का नाम दिया, क्योंकि देखा जाए तो संपत्ति के सामान्य विभाजन के आधार पर जो ये वर्ग बनाई गई, मार्क्स ने इसको साफ शब्दों में यही बात बोला कि ये सामाजिक वर्ग ही कहलाएंगे। मार्क्स के अनुसार देखा जाए तो आज का समाज 4 युगों से गुजर कर हमारे सामने आया है, यानी मार्क्स ने इसको 4 युगों में कन्वर्ट किया है। पहला उसने जो नाम दिया है वो प्राचीन समाजवादी युग बोला है, यानी प्राइमेटिव एसेंट सोसाइटी ऑफ कम्युनलिज्म। दूसरा उसने बताया प्राचीन समाज यानी एसेंट सोसाइटीज़, और उसके बाद कार्ल मार्क्स ने तीसरा जो बताया है समानतावादी युग यानी फेडरल सोसाइटी। अंत में कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवाद युग ही बताता है, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो आज का समय काल है। आज कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, आज पूंजीवाद चलती है, तो काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर। मार्क्स के अनुसार पहले प्रकार के समाज में वर्ग अस्तित्व में नहीं आए थे। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मार्क्स ने बात को एनालाइज किया और समझने की कोशिश किया कि पहले प्रकार के समाज में वर्ग अस्तित्व में नहीं आए। इसका मतलब यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो है प्राचीन समाजवादी युग की बात कर रहे हैं,
यानी पिरामिड असेंट सोसाइटी इन द कम्युनलिज्म, यानी पहले चरण में समाज वर्ग अस्तित्व में नहीं था और समाज से यहाँ पर कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। परंतु उसके पश्चात के समाजों में दो प्रमुख वर्ग हमारे सामने आए थे, यानी दो आया था किसमें? प्राचीन समाज में, असेंट सोसाइटी में, जिसमें प्राचीन समाज में मालिक एवं दास का प्रथा सम्मिलित हो गई थी। तो देखा जाए तो कार्ल मार्क्स यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले में जो है किसी प्रकार का कोई समाजी सत्तीकरण नहीं देखने को मिला, लेकिन दूसरे चरण में जब एसेंट सोसाइटी आई यानी प्राचीन समाज आया तो उसमें मालिक एवं दासों की प्रथा शुरू हो गई। देखा जाए तो समानतावादी में समानता एवं खेतिहरी मजदूरों वर्ग आई। समानतावादी यानी तीसरी प्रकार के अगर चरण में देखें तो खेतिहर मजदूरों की वर्ग आ गई। उसके बाद देखा जाए चौथी में तो आपको पता ही होगा कि पूंजीवाद समाज में पूंजीवादी एक एवं मजदूर वर्ग आ गए। और आज जो हम देख रहे हैं वो पूंजीवादी और मजदूर वर्ग के अंतर्गत सत्तीकरण देखने को मिल रहा है। प्राय समाज में मजदूरों का कार्य दूसरे वर्ग के द्वारा ही किया गया है और मजदूर वर्ग बहुसंख्यक होती है और पूंजी वर्ग बहुत कम वाले होते हैं। और ये तो आपको समझ ही होगा, पूंजीपति लोग जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं और मजदूर वर्ग जो होते हैं उनकी संख्या बहुत होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। और आपको मैं बता दूं सच्चाई, आज जो है पॉलिटिशियन में ये बहुसंख्यक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। हर एक पार्टी जो है मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये बाद में पूंजीपति वर्ग के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं और आम गरीबों को जो है लूटते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो आज मजदूर वर्ग बहुसंख्यक है और पूंजीपति वर्ग बहुत ही कम है। मार्क्स ने प्रत्येक समाज में दो प्रकार के वर्गों का अनुभव किया, परंतु मार्क्स के फिर भी इस मामले में विचार एक सामान्य नहीं है। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी समाज में तीन वर्ग होते हैं। जो आज के समाज है पूंजीवाद समाज, उसमें तीन तरह के वर्ग होते हैं। पहला वर्ग जो होता है मजदूर वर्ग होता है, दूसरा होता है सामंत वर्ग और तीसरा होता है ज़मीन के मालिक यानी लैंड ओनर। तो आप समझ सकते हो, देखिए पहला तो वो होता है जो मजदूरी करता है सिंपल शब्दों में, और दूसरा जो होता है जो मजदूरी करवाता है, और तीसरा जो ज़मीन का मालिक होता है। तो मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में इसको तीन वर्ग दिए, जो कोई गलत नहीं है। मार्क्स ने इन तीनों में से अंतर आय के साधनों एवं लाभ एवं ज़मीन के किराए के आधार पर किया है, परंतु मार्क्स के तीन पक्षीय व्यवस्था इंग्लैंड में कभी सामने नहीं आई। यानी देखा जाए तो कार्ल मार्क्स बेशकली इंग्लैंड के ऊपर बात विचार रखे, लेकिन इनका विचारधारा पूरा विश्व के लिए था, क्योंकि ये काफ़ी दूरदर्शी थे और काफ़ी दूर की बातें सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने जो तीन पक्षीय सिद्धांत दिया वो इंग्लैंड में कभी सामने नहीं आई। तो इससे तो यही साबित होता है। देखा जाए तो मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ तीन वर्गीय व्यवस्था दो वर्गीय व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। यानी जो कार्ल मार्क्स ने कल्पना किया था तीन वर्गीय व्यवस्था की, कार्ल मार्क्स ने ये भी वहाँ पर विचारधारा रखा कि आने वाला समय में जो ये तीन वर्गीय हैं वो आने वाला समय में दो वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और मध्य वर्ग समाप्त हो जाएगा। जो मध्य वर्ग यानी समांतर वर्ग की बात की गई थी वो समाप्त हो जाएगा, जो सही भी है। इसके बारे में उसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में भी कहा है। मार्क्स ने विशेष समाज के अन्य वर्गों का उल्लेख भी किया है, जैसे बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग को उसने दो उपवर्ग जैसे प्रभावी बुर्जुआ और छोटे बुर्जुआ वर्गों में बांटा है। यानी पूंजीपति वर्ग को जो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दो वर्गों में विभक्त कर दिया। एक तो जो है सबसे अधिक पूंजीपति और वो एक जो होगा निम्न पूंजीपति। यानी पूंजीपति में भी यहाँ पर सत्तीकरण जो है देखने को मिल सकता है। देखा जाए जो प्रभावी बुर्जुआ वर्ग होते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति एवं उद्योगपति होते हैं, यानी जो प्रभावी होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, या तो वो पूंजीपति होंगे या उद्योगपति होंगे, और जो हजारों की संख्या में मजदूर कार्य कराने के देते हैं, जो हजारों की संख्या में
मजदूरी करवाते हैं। लेकिन छोटे जो होते हैं वजुआ, वो छोटे उद्योगपति या दुकानदार होते हैं जिनके व्यापार छोटे स्तर पर होता है और वो बहुत अधिक मजदूरों कार्य नहीं दे सकते हैं, यानी इनके पास 2-4 ही मजदूर कार्य करते हैं। लेकिन जो कहते प्रभावी बुजुर्ग वर्ग होते हैं वो पूंजीपति होते हैं, उद्योगपति हो, जिनके जो है हजारों संख्या में मजदूर कार्यरत होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी सीमा तक स्वयं ही कार्य करते हैं। जो देखा जाए जो छोटे उद्योगपति होते हैं वो अपना कार्य स्वयं करने में विश्वास रखते हैं। मार्क्स यहाँ पर फिर कहता है कि पूंजीवाद के विकास होने के साथ साथ मध्य वर्ग व छोटी बुजुर्ग उपजातियाँ समाप्त हो जाएगी, और ये बात सच है। फिर देखा जाए तो मजदूर वर्ग में ये मिल जाएंगी और इस तरह समाज में पूंजीपति व मजदूर वर्ग रह जाएगा। जो अगला टॉपिक है वो है वर्गों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन टू द क्लासेस। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। कार्ल मार्क्स देखा जाए तो हर एक जो है कक्षा के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक बनता है। अगर इसके अंतर्गत यानी वर्गों के बीच संबंध के अंतर्गत बात करें तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण करता है। अब देखिए, पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण करता है, तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? पूंजीपति वर्ग देखिए उत्पादन के मालिक होता है और मजदूर वर्ग सिर्फ मजदूरी ही करता है और उसको बनाता है। मजदूर ये कहता है कि मैंने जो है वस्तु का निर्माण किया, लेकिन देखा जाए तो मालिक ये कहता है कि मैंने तुम्हें जो है कच्चे माल सब कुछ सामान उपलब्ध कराया। और इनमें दोनों में संघर्ष होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि देखा जाए कोई चीज़ की उत्पादन होती है तो मजदूर का उस उत्पादन में से 1% भी नहीं मिलती है और सबके सब लाभ जो होते हैं पूंजीपति वर्ग ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मार्क्स ने बात रखी कि पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का आर्थिक शोषण करता है, और ये सही बात है। मजदूर जो है इतना बड़े बड़े चीज़ों को उत्पादन करता है, लेकिन वो चीज़ों के लिए वो तरसता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजदूर वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष सदैव करता ही रहता है, क्योंकि देखते ही हो वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हमेशा जो है तकलीफ़ों से गुजरता है। कहते हैं एक महल खड़ा करने वाला मजदूर जो है झुग्गी और झोपड़ियों में रहता है। जो बड़े बड़े उत्पादन करने वाला मजदूर वर्ग होता है वो खुद के अपनी आवश्यकता पूरा नहीं कर सकता। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और देखा जाए तो इस कारण दोनों वर्गों के बीच का संबंध विरोध वाले ही होते हैं। कहते हैं पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में हमेशा ही विरोधाभासी संबंध रहे हैं। यद्यपि कुछ समय के लिए दोनों वर्गों के बीच का विरोध शांत हो जाता है, परंतु वह विरोध चलता ही रहता है। देखते ही हो कि आए दिन जो होता है विरोध चलता ही रहता है, लेकिन ये विरोध जो होते हैं कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, फिर से जो है विरोध शुरू हो जाती है। तो इनमें जो है चलता ही रहता है। वो आवश्यक नहीं है कि विरोध ऊपरी तौर पर ही दिखाई दे, परंतु उनके इस विरोध का एहसास तो होता ही रहता है। यानी हम वास्तविक तौर पर विरोध करके ना दिखाएं, लेकिन ये विरोध सदैव चलता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्क्स के अनुसार वर्गों के बीच आपसी संबंध, आपसी निर्भरता एक संघर्ष पर आधारित होती है। और बात यहाँ मार्क्स ने सही कही कि देखा जाए तो वर्गों के बीच आपसी संबंध होते हैं। अगर मजदूर उत्पादन नहीं करेंगे तो मालिक का जो है तिजोरी नहीं भरेगा, और मालिक की तिजोरी तब भरेगा जब मजदूर कार्य करेंगे। लेकिन मजदूर तब कार्य करेंगे जब मालिक वर्ग जो है उनको सामान ला के देंगी। तो देखा जाए तो इनमें आपसी संबंध होते हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर संघर्ष हमें देखने को मिलता है। आपसी निर्भरता एक संघर्ष पर आधारित होती है। और हम उदाहरण ले सकते हैं कि पूंजीवादी समाज के दो वर्ग का, एक वर्ग पूंजीपति का होता है तो दूसरा वर्ग मजदूर का होता है, और यह दोनों वर्ग अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे मैंने भी समझाया कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और मालिक सामान ला के नहीं देगा तो मजदूर उसको बनाएगा नहीं, और मजदूर नहीं बनाएगा तो मालिक को मुनाफा नहीं होगी। इसलिए देखा जाए तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मजदूर वर्ग के पास उत्पादन की शक्ति होती है, मेहनत होता है, और एक मालिकता नहीं होती है। बेशक वो मालिकता नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ को उत्पादन करने की शक्ति होती है। और इसके पास रोटी कमाने हेतु अपनी मेहनत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। वो रोटी कमाने के लिए पूंजीपति वर्ग के पास अपना श्रम को बेचता है और उन पर भी निर्भर करते हैं।
और वो अपनी मजदूरी पूंजीपतियों के पास भेज के जिसके बदले पूंजीपति उनको मेहनत का किराया देता है और इसी किराए के साथ मजदूर अपना पेट पालता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो पूंजीपति भी मजदूर की मेहनत पर निर्भर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मजदूर जो होता है पूंजीपतियों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पूंजीपति उनको अगर मुहैया नहीं कराएंगे, इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, हर तरह की चीज़ें नहीं देंगे, तो कहाँ से मजदूर अपना कार्य कर सकता है। यहाँ पर मजदूर अपना श्रम को बेचता है। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ पूंजीपति भी मजदूरों के मेहनत पर निर्भर होता है। यानी देखा जाए तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। कि पूंजीपति भी मजदूरों की मेहनत पर निर्भर करता है। पूंजीपति तभी बनेंगे ना, देखिए आपसे सारे कार्य करवाते हैं, सारे काम करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका सिर्फ 1% भी उनको नहीं मिलती है मुनाफा का। सारे के सारे बेशक भी मुनाफा जो है पूंजीपति खा जाते हैं। तभी तो मजदूर की आगे यहाँ पर तभी तो संघर्ष बनती है। क्योंकि देखा जाए तो मजदूर के बिना कार्य किए न तो उत्पादन हो सकता है और न ही उसके पास पूंजी एकत्र हो सकती है। जब तक मजदूरी कार्य नहीं करेगा, मजदूर कार्य नहीं करेगा, कहाँ से पैसे जो है पूंजीपति वर्ग जो है एकत्र कर सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन देखा जाए तो अधिक से अधिक लाभ जो होता है पूंजीपति को मिलता है। और पूंजीपति तो यही कहते हैं ना कि सारे सामान तो हमने तुम्हें ला के दिया, फैक्ट्री बनाई, मशीन दी, आप तो सिर्फ अपना मेहनत बेचे हो और मेहनत का वो आपको पैसे देती हैं। तो इसी बात के लिए दोनों में आपसी संबंध रहता है, लेकिन आपस संघर्ष भी चलती रहती है। इस प्रकार दोनों वर्ग एक दूसरे पर निर्भर हैं, परंतु इस निर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि उनमें संबंध एक सामान्य होते हैं। निर्भर बेशक भी हैं, लेकिन संबंध एक जैसा नहीं होता है। एक मालिक होता है तो एक मजदूर होता है। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण हमेशा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वह कम धन खर्च करके अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। देखते ही हो कि आप लोगों की कितनी सैलरी होती है, कुछ पैसे सैलरी होती है और इन्हीं पैसों में जो है वो उसी चीज़ों का बेच के वो लाखों की जो है मुनाफा कमाता है। तो यही बात तो आ जाती है कि वो कम धन खर्च करके अधिक उत्पादन करना चाहते हैं ताकि उनका स्वयं का लाभ बढ़ सके, और जितना लाभ बढ़ाएंगे उतना पूंजीपति बनेंगे। मजदूरी अधिक मजदूरी मांगता है ताकि वह अपना व परिवार का पेट पाल सके। मजदूर जो है हमेशा इसी बात की मांग करता है कि हमारी जो है परिवार का पेट पाल सके, और इसके लिए वो पैसे की मांग करता है। उधर पूंजीपति मजदूरों को कम मजदूरी देकर वस्तु की ऊंची कीमत पर बेचने की कोशिश करता है ताकि उसको लाभ बढ़ सके। ठीक है, अब देखिए इसी बात पे मैं आपको एक आईना दिखाना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन होने से क्या होगा, ये पूंजीपति होते हैं जो प्राइवेटाइजेशन में सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए हम ट्रेन को ही हम इन पूंजीपतियों को हाथ में दे दें, तो वो क्या करेंगे, लाभ अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। भाई उनको तो कमाना लाभ है, और इसमें शोषण किसका होगा, आम गरीब बंदों का शोषण होगा। और शायद भारत सरकार इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रही है, शायद उन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी है, नहीं जानी है कि भाई यहाँ पर संघर्ष चलता है। अगर हम हर चीज़ को जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में दे दें, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन कर दे, तो प्राइवेट सेक्टर जो है हमेशा लाभ बेशक लिए आपको सुविधा देंगे, हर तरह की सुविधा देंगे, लेकिन आपके जेब जो है खाली कर देंगे। तो यही बात यहाँ समझना है, क्योंकि अगर हम सरकार बना रहे हैं, सरकार हम रख रहे हैं, तो इसका मतलब है सरकार अपने नियंत्रण में रख के अच्छे से अच्छे काम करवाए और हम किसी के गुलाम न बने। लेकिन देखा जाए तो भारत फिर से उसी गुलाम की जंजीरों में जकड़ने जा रहा है, जहाँ पर सारे कुछ पूंजीपतियों के हाथों में होगा और आम गरीब बंदे जो है पीसेंगे। तो यह कार्ल मार्क्स बहुत दूरदर्शिता की बात करते थे और उन्होंने सही थ्योरी दी है, लेकिन आज शायद भारत सरकार इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रहा है। चलिए जो भी होगा भविष्य में वो तो हमारे समक्ष ही होगा। देखा जाए तो इस प्रकार दोनों वर्ग के भीतर अपने अपने हितों के लिए सदैव संघर्ष चलता रहता है। देखा जाए तो यह संघर्ष अत्यंत समाजवादी व्यवस्थाओं को जन्म देगा, और ये संघर्ष जो होगा हमेशा देखिए समानतावादी व्यवस्था यानी देखा जाए तो कम्युनलिज्म को जन्म देगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है, जिसमें न तो विरोध होगा और न ही किसी का शोषण होगा और न ही किसी के ऊपर अत्याचार होगा, न ही हितों की संघर्ष होगा, और यह समाज वर्ग रहित समाज होगा। शायद ये समय आना बहुत ही मुश्किल है जहाँ पर समाज वर्ग रहित होगा। ये बहुत ही दुष्कर्म कार्य है,
क्योंकि देखा जाए तो आज ना तो हमें राजनीतिक में इस तरह की बातें देखने को मिल रही है, न समाज में देखने को मिल रही है, तो ऐसा होना स्वाभाविक नहीं हो पाएगा। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के आधार पर सशक्तिकरण के संघर्ष सिद्धांतों की व्याख्या किया है और मार्क्स ने सशक्तिकरण के संघर्ष सिद्धांत को यहाँ पर कुछ बातों पर प्रकाश डाली है जिसको आपको समझना जरूरी है। तो सब प्रथम यहाँ कार्ल मार्क्स ने यही बात बोला है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, द टू क्लासेस इन द सोसाइटी। मार्क्स का कहना था कि प्रत्येक प्रकार के समाज में साधारण दो वर्ग पाए जाते हैं। पहला तो वो जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं तथा जिस पे हम आज पूंजीपति के नाम से जाने जाते हैं, यानी जिनके हाथों में उत्पादन के सभी साधन होते हैं तो वो पूंजीपति के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं तो जो अपना श्रम बेचकर गुजारा करता है और इसको मजदूरी वर्ग का नाम दिया गया है। पहला वर्ग शोषण करता है, दूसरा वर्ग जो है शोषित होता है। तो ये तो साफ शब्दों में जो है आज आधुनिक युग में इन्होंने कार्ल मार्क्स ने इसको दो वर्गों में बांटा है जिसमें कोई दो राय नहीं है। पहला शोषण करता है और दूसरा शोषित होता है। दूसरी बात पर अगर हम नज़र डालें, दूसरी बात यही दर्शाता है कि उत्पादन के साधनों पर अधिकार, द राइट ओवर टू मीन ऑफ प्रोडक्शन। यानी मार्क्स ने सशक्तिकरण की ऐतिहासिक आधार पर व्याख्या करते हुए कहा है कि समाज में सशक्तिकरण उत्पादन के साधनों पर अधिकार के आधार पर होता है कि आपका अधिकार यहाँ पर किस प्रकार निर्धारित होती है। प्रत्येक समाज में इस आधार पर दो वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधन पर अधिकार होता है, यानी उत्पादन जो होती है उन सभी साधनों पर उसका अधिकार होता है, ये पहला ग्रुप आती है। और दूसरा क्लास ये आता है कि दूसरा वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, जो अपना श्रम बेच कर रोजी कमाते हैं, इसमें मजदूर वर्ग आते हैं। तो ये उत्पादन साधनों पर अधिकार काफ़ी महत्व रखता है। अगर हम तीसरी बात पे यहाँ विचार रखें तो उत्पादन की व्यवस्था यानी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की व्यवस्था वही समाजी सशक्तिकरण का स्वरूप निर्भर करता है। जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन होते हैं उसकी स्थिति अन्य वर्गों से उच्च होती है। तो बात तो सही है। आज देखिए हमारे देश में बहुत से उत्पादन जो है इक्का दुक्का व्यक्तियों के हाथों में सिमट के रह गई है, जिसके कारण जो है वो भारत देश के विधाता बन गए हैं। आज देखिए पूरे भारत जो है उन्हीं के हाथों से चल रही है और हमारे न तो राजनीतिक नेताओं को जो है फैसला लेने का अधिकार अब है और न ही कुछ करने का अधिकार है, क्योंकि जर्नल सी बात है जब प्राइवेटाइजेशन आप कर देते हो तो सारा अधिकार जो है प्राइवेट सेक्टर को चला जाती है, न कि सरकार के पास अधिकार रहती है। और आज सरकार यही कर रही है, सभी व्यवस्था को जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जिसके कारण कुछ उद्योगपति जो है इनको खरीद रहे हैं। और देखिए हमारे भारत में खरीदने वाले अधिक जनसंख्या में लोग नहीं हैं, जो ये पूंजीपति हैं इक्का दुक्का ही हैं जिन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया है और ये जो है भारत का शोषण कर रहे हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से समझ सकते हो कि इनका प्रभुता हमें देखने को मिली है। पहले तो ये लोग क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, आपको उसको आदी बना देते हैं और बाद में मन चाहा जो है आपसे पैसे वसूलने के लिए विवश कर देते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ के आदी बन जाते हो। जैसे आप देखिए एक कंपनी ने आपको जो है फ्री का जो है रिचार्ज दिया, कई साल भर जो है आपको फ्री का जो है नेट चलाने की मौका दिया, लेकिन जैसे ही साल हो गया, जब उसकी आदी हो गए तो देखिए हर रिचार्ज जो है आपको 500 के कर दिया, 250, 300 कर दिया। कहाँ पर आप 10 रुपये के रिचार्ज करवाते थे, कम बातें किया करते थे। और आज देखिए इन कंपनियों की आड़ में आप तो या तो अपनी इंटेलिजेंसी भी खो रहे हो और आए दिन मोबाइल के चक्करों में पड़े भी गए हो। तो इससे सिर्फ एक दो पूंजीपति को ही मुनाफा होती है, सबको नहीं होती है और इससे देश भी खराब होता है। तो ये बात शायद उन लोगों को समझ में नहीं है। देखा जाए तो इस वर्ग को मार्क्स ने पूंजीपति या वजूह यानी वैगोरेसिस का नाम दिया। दूसरा वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादक साधन नहीं होते, जो अपनी स्थिति को संतुष्ट नहीं होता है तथा अपनी स्थिति को बदलना चाहता है, और इसके मार्क्स ने मजदूर या प्रोलेटारी यानी प्रोलेटारिएट्स का नाम दिया। तो ये काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर बात। आगे देखें तो मनुष्य का इतिहास वर्ग जो है संघर्ष का इतिहास, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ह्यूमन हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी हमारा इतिहास ही रहा है संघर्षों का। हमें नहीं लगता कि हमें संघर्ष के बिना ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि शायद भारत जो है संघर्षों का देश रहा है। मार्क्स का कहना है कि मनुष्य का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हम किसी भी समाज के उदाहरण ले सकते हैं। प्रत्येक समाज में अलग अलग वर्ग में किसी न किसी
रूप में संघर्ष चलता ही रहता है। देखिए, कोई संघर्ष जो होता है साधारण रूप से होता है, जो आम होती है। कहते हैं रोटी कमाने के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक होती है, लेकिन ये संघर्ष इतना ना बन जाए कि आपकी जीवन पे आधारित हो जाए। देखा जाए तो देखिए, अंग्रेजों के समय भारत में भी संघर्ष चलती थी, लेकिन ये संघर्ष बहुत ही कष्टदायक थी, जिसमें लोगों की जान जाती थी। लेकिन आज के से देखा जाए तो आज संघर्ष ऐसा संघर्ष है कि हमारा अपना अस्तित्व ही खतरों में पड़ा हुआ है। जिन चीज़ों से हमने छुटकारा पाई थी, वो दोबारा जो है हमें उसी जंजीरों में जकड़ने की कोशिश किया जा रहा है। देखा जाए तो इस तरह माँ का कहना था कि सभी समाजों में साधारण यानी जो है दो वर्ग रहते हैं, एक मजदूर वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, जो आज के समाज में देखने को हमें मिल जाती है। दोनों में वर्ग संघर्ष चलता ही रहता है और इन वर्ग संघर्ष के कारण होते ही रहते हैं। जैसे कि दोनों वर्गों में बहुत ज़्यादा आर्थिक अंतर होता है और जिस कारण वो एक दूसरे के विरोध भी करते हैं। पूंजीपति वर्ग बिना परिश्रम किए ही अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि वो जो है दिमाग लगा रहे हैं या षड्यंत्र रच रहे हैं। आप देखिए, किसी भी देश में अगर जीत हासिल करना है तो सांप्रदायिक दंगा फसाद करवा दीजिए, धर्म के नाम पे उछाल दीजिए, अपने आप जो है मंत्री बन जाएंगे। यही होता है ना, क्योंकि अमीर वर्ग परिश्रम नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ संघर्ष करते हैं, संघर्ष रचते हैं। और संघर्ष का जो है मेन पात्र कौन बन जाता है? आम गरीब बंदे बनते हैं। और ये बात साफ यहाँ पर बताई गई है कि पूंजीपति वर्ग बिना परिश्रम किए ही अमीर बन जाते हैं, हो जाते हैं। रीजन यही बनता है ना कि वो षड्यंत्र रचते हैं, हर तरह से आपको जो है फंसाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, बहुत ही साधारण है, ठीक है, लेकिन वो षड्यंत्र रच रच के राजनीति में चला गया, और राजनीति में चला गया तो आप वो क्या करेगा? आपका मालिक बन जाएगा। था आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे वो आपका ही शोषण करने लग जाता है और अपना जो है शीश महल बना लेता है। तो जर्नल सी बात यही आती है कि इन राजनीतिक नेताओं का एक ही पर्पस होता है कि अपने लिए कितने सुविधा कैसे हम जुटा लें, और जब ये सुविधाओं पर आवाज़ उठाई जाती है तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सही है और कौन गलत है। तो यही बात हमारे आज राजनीतिक में भी देखने को मिलता है कि आज हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। आज तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो है एक लंबा सा जो है लिस्ट चलती चली जा रही है, और इसमें कहते हैं ऐसी राजनीतिक नहीं होना चाहिए। देश के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। भारत में देखा जाए तो देश हित के कार्य कोई नहीं कर रहा है। मैं उस दिन मानूंगा कि देश हित के कार्य किया जा रहा है जहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक राजनीतिक पार्टी भी दूसरे पार्टी की तारीफ करे कि हाँ इन्होंने अच्छा किया है। लेकिन भारत में तो ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या कारण है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि भारत में एकता कभी स्थापित हो पाएगी। गांधी जी यही चाहते थे कि सब एकता के साथ रहे। न गांधी जी ये बदल सके, न आने वाला समय में कोई बदल सकेगा। देखा जाए तो मार्क्स ने भी इसी बात पे यहाँ पर जोर दिया कि जो अमीर वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग होते हैं, वो बिना मेहनत के ही जो है, बिना श्रम के ही जो है अमीर बनते चले जा रहे हैं, और मजदूर वर्ग सारा दिन परिश्रम करने के बाद भी गरीबी ही बना रहता है, क्योंकि उसको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। क्योंकि जितनी मजदूरी करता है उसका सारा का सारा मुनाफा जो है पूंजीपतियों के हाथों में चला जाता है। देखा जाए तो समय के साथ साथ मजदूर वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बना लेते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। समय समय के साथ देखा जाए तो मजदूर अपने हितों के लिए जो है रक्षा के लिए एक संगठन बना लेते हैं, जिसे मजदूर यूनियन के नाम से जाना जाता है, तथा यह संगठन पूंजीपतियों से अपने अधिकारों लेने के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि पूंजीपति जो है से अपना अधिकार लेने के लिए मजदूर वर्ग जो है हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, और इस संघर्ष का परिणाम यह होता है कि समय आने पर मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरोध क्रांति भी कर देते हैं, क्योंकि अपना अधिकार के लिए क्रांति करना कोई गलत नहीं होता है। क्रांति के बाद पूंजीपतियों का जो है खात्मा करके अपनी सत्ता स्थापित कर लेती हैं, और ये आम बात है। आज हमारे समाज में देखने को मिल जाता है कि पूंजीपति को जो है खात्मा करके वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं, और वो भी पूंजीपतियों में कहलाने लग जाते हैं। पूंजीपति अपने पैसे की मदद से प्रतिक्रांति को जो है दबाने की कोशिश भी करेंगी। पूंजीपति जो होते हैं अपने पैसों के दम से वो क्रांति को दबाने की कोशिश भी करते हैं,
परंतु उनकी प्रतिक्रांति को दबाया दिया जाएगा और मजदूर की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें देखा जाए तो ये आम बात है। आप देखते ही होंगे आज के समय में क्या होता है कि मजदूर के लिए जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहा होता है, अगर उसको कुछ पैसे मिल जाए, कोई पोस्ट मिल जाए, तो वो मजदूर की आवाज़ों को भी दबा देते हैं। और मजदूर अकेला बेचारा क्या कर ले, किसी को साथ नहीं होता तो वो भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई इनसे कौन जो है बहस करेगा। और ये देखने को मिला है। आज देखिए हमारे समाज में जो व्यक्ति अच्छी बातें करते हैं वही भ्रष्ट कहला जाते हैं और वही भ्रष्ट जो है भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सच्चाई है। जो पहले आपके हित की बात करते हैं, कहते हैं, उस कुर्सियों पे बैठ के बड़े बड़े लालच में फंस जाते हैं और कहते हैं लोगों की भलाई करना ही भूल जाते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत ही विचित्र यहाँ घटना है। पहले समाजवाद तथा फिर समाजवादी की स्थिति आएगी जिसमें हर एक को उसकी ज़रूरत या योग्यता के अनुसार मिलेगा। समाज में कोई वर्ग नहीं होगा तथा वह वर्गहीन समाज होगा जिसमें सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। देखिए ये समाज की कल्पना महात्मा गांधी भी करते थे, लेकिन शायद ऐसा समाज आना संभव नहीं है क्योंकि सारे बराबर हो जाएंगे तो है ही नहीं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर शोषण की जो इतिहास रही है वो शोषण का इतिहास कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखा जाए तो मनुष्य का इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और शोषण का रहा है। कोई भी उच्च या निम्न नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, तथा मजदूर वर्ग की सत्ता स्थापित रहेगी। तो ये भी हो सकता है अगर हम सिस्टमैटिक कार्य प्रणाली को जो है चलाएं तो ये सब संभव होना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ये कहना था कि चाहे स्थिति अभी नहीं आई है परंतु जल्द ही यह स्थिति आ जाएगी और समाज में सतीकरण खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने भी सतीकरण के जो है आने की बात जो है 3 स्टेज में किया है। पहले स्टेज में सतीकरण थी नहीं। जब हम बात करते थे कि सतीकरण जो है प्राचीन समाजवादी युग में हमें कहीं भी सतीकरण देखने को नहीं मिला, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़े प्राचीन समाज में, समानतावाद युग में और पूंजीवादी युग में, तो यहाँ जो है हमें काफ़ी जो है सतीकरण के अंतर देखने को मिला। तो कार्ल मार्क्स का कहना यहाँ पर सही था। आलोचना कि कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक सतीकरण सिद्धांत दिया था तो उसकी आलोचना भी हमें जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये काफ़ी महत्व रखता है कि कार्ल मार्क्स ने जो संघर्ष वर्ग का सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना क्या है, क्या कमियां थी और इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात थी। कहा जाए तो आलोचना के अंतर्गत देखें हम तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक सतीकरण का संघर्ष सिद्धांत दिया। तो कहा कि मनुष्य के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जो हमने अभी एनालाइज किया है। कार्ल मार्क्स ने बात बताई थी बहुत ही क्लियर कि मनुष्य के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है जिसमें अलग अलग वर्गों में हमेशा ही संघर्ष चलता रहता है। परंतु कार्ल मार्क्स के सतीकरण के संघर्ष सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना हुई है और ये आलोचनाएं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आलोचनाओं में किन किन बातों को सम्मिलित की गई है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि हम किसी भी समाज को उठाकर देख सकते हैं और प्रत्येक समाज में 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग, एक मजदूर वर्ग, जो कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में बोली। लेकिन देखा जाए तो इसकी आलोचना करते हुए ये बात साफ होता है कि यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि कार्ल मार्क्स मध्य वर्ग को तो बिल्कुल ही भूल गए थे। बीच में उन्होंने मध्य वर्ग के बारे में बात की, लेकिन बाद में उन्होंने मध्य वर्ग को जो है बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। और इसी बात से ये बात गलत साबित होती है कि हमारे समाज में पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और एक मध्य वर्ग भी है जो आज आधुनिक समाज की देन है, जबकि मध्य वर्ग समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग बन गया है। आज देखा जाए तो गरीब वर्ग जितनी अधिक संख्या में है उसके पश्चात जो है मध्य वर्ग आती है और पूंजीपति वर्ग तो बहुत ही कम है। तभी तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में जो है पूंजीपति वर्ग इक्का दुक्का व्यक्तियों के हाथों में सिमट के रह गई है और भारत की सारी राजनीतिक उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो कार्ल मार्क्स की आलोचना इस बात से की गई है कि यहाँ पर उन्होंने मध्य वर्ग को जो है बिल्कुल ही भूल गए हैं। देखा जाए तो मार्क्स ने एक जगह पर लिखा था कि मध्य वर्ग अपने संपूर्ण साधनों के साथ मजदूर वर्ग की क्रांति करने में मदद करेंगे।
ये बात आपने पढ़ा भी है कि मार्क्स ने जो है ये बात बताई थी कि मध्य वर्ग अपने संपूर्ण साधनों के साथ मजदूर वर्ग की क्रांति करने में मदद करेंगे, परंतु वह ये बात भूल गए कि मध्य वर्ग के लोग पूंजीपतियों के पास नौकरी करते हैं तथा वह बहुत सा वेतन भी लेते हैं, जिस कारण वह मजदूर वर्ग के साथ कभी नहीं देंगे। और ये बात सही है। देखिए, जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं वो काफ़ी पैसे कमाते हैं पूंजीपतियों से, तो वो पूंजीपतियों को विरोध क्यों करेंगे? तो ये बात शायद कार्ल मार्क्स भूल गए और इसी वजह से इनकी आलोचना हुई। तीसरी बात पे अगर हम नज़र डालें, तीसरी बात इस बात को सुचालक है कि कार्ल मार्क्स ने समाज सशक्तिकरण की धारणा की व्याख्या करते समय सिर्फ आर्थिक आधार को ही समाज संबंध का आधार माना। और ये बात सही है कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार को ही समाज संबंध का आधार माना, परंतु वह इस बात को भूल गए कि सिर्फ आर्थिक आधार ही समाज संबंध का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि और बहुत से आधार हैं जिनसे जो है समाज संबंध का निर्माण होती है। ये आर्थिक तौर पे ही संबंध नहीं बनता है, भावनात्मक तौर पे भी हो सकता है, मानसिक तौर पे भी हो सकता है। तो कार्ल मार्क्स की यही बात धारणाएं गलत थी कि जिसके आर्थिक संबंध होंगे या जिसके पास आर्थिक व्यवस्था होगा उन्हीं से संबंध हो सकता है। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं कि आज प्रेम विवाह भी हो जाते हैं जिसमें हम अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है, ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है। तो शायद कार्ल मार्क्स इस बात को जो है नज़रअंदाज कर दिए। अगली बात पे अगर हम ध्यान दें तो मार्क्स ने यह कहना था कि मजदूर वर्ग क्रांति करेगा। ये बात तो चलिए सही है कि मजदूर वर्ग क्रांति करेगा तब पूंजी वर्ग को ख़त्म कर देगा, परंतु यह ठीक प्रतीत नहीं होता है। मान लीजिए क्रांति करेगा, अगर पूंजीपति वर्ग खत्म हो जाएगा तो मजदूर वर्ग कहाँ से रहेगा? देखा जाए तो क्रांति का यह परिणाम निकलेगा कि इसके बारे में स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि क्रांति में पूंजीपति वर्ग का जगह वर्ग भी खत्म हो जाएगा। अगर पूंजीपति वर्ग सब खत्म होता है तो मजदूर वर्ग भी खत्म हो जाएगा और क्रांति को दबाया भी जा सकता है। तो दोनों बातें यहाँ पर आधारित है। तो अगर मान लीजिए पूंजीपति वर्ग को अगर ख़त्म कर दीजिएगा तो कौन वर्ग जो है सबको चलाएगा? किसी न किसी को तो फिर से पूंजीपति वर्ग बनना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यही बात कार्ल मार्क्स ने नहीं सोचा कि अगर हम कोई क्रांति अगर करता है कोई मजदूर तो उसको दबाया भी तो जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि आज बड़े बड़े मजदूर वर्ग के संगठन जो होते हैं मजदूरों के साथ देने की बात करते हैं, और जब उनके जेब भर दिया जाता है तो उनके आंदोलन जो है दब जाती है। आंदोलन में कोई रिजल्ट ही पता नहीं लगता है, उठते बहुत ज़ोर से लेकिन बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं। लेकिन कारण यही होता है ना कि जो इनके साथ होते हैं वो ही बीच से हट जाती हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े मंत्री पद के जो है वो ऑफ़र दे दिया जाता है, बड़े बड़े पोस्ट दे दी जाती है। तो ये क्या करेंगे? वो भी इसी के लिए जाते हैं। आज देखिए भारत में एक बात रही है, जितने भी नेता होते हैं इन्हीं क्रांतियों से आते हैं और सब के सब जाके जो है उसमें भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे देश में बहुत से नेता जो हैं इन्हीं क्रांति से ही निकले हैं, इन मजदूरों के हक के लिए ही लड़ते थे पहले, लेकिन आज वही मजदूरों का शोषण करते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स शायद भूल गए। देखा जाए अगर हम अगली बात करें तो कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि आने वाला समय में दोनों वर्ग के बीच संघर्ष भरे संबंध ही रहेंगी, हो सकता है बदल भी जाए। ये बात भी हम नहीं नकार सकते कि दोनों में संघर्ष हमेशा चलता ही रहेगा। शायद संघर्ष खत्म भी हो जाए और यह बदल भी सकते हैं तथा संयोग से भरपूर भी हो सकते हैं। बात सही है, अगर पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग की सहायता करने लगे, ध्यान देते रहे, सही मजदूरी देने लगे तो ऐसा संघर्ष तो होना स्वाभाविक कभी बनेगा ही नहीं। और आपसी मित्रता के साथ ये जो है अपना श्रम जो बेचेंगे, क्योंकि देखा जाए अगर उनको सही अधिकार मिल जाए, सही हक मिल जाए तो संघर्ष किस बात का रहेगा? संघर्ष तो रहेगा ही नहीं। और ऐसा दिन अगर आ जाए तो कहते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़रूरी भी है। आज संघर्ष के कारण न जाने कितने प्रकार की प्रॉब्लम हमारे समाज में देखने को मिलता है, और ये बात तो कहते हैं बड़े लोग तो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, जो काफ़ी महत्व रखता है। अगर हम अगली पॉइंट पे अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के शुरू होने के बाद अलग अलग देशों की सरकारों ने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, जिससे मजदूर वर्ग की हालत बिगड़ने की जगह सुधर गई है। तो ये बात तो है, लेकिन भारत में तो ऐसा देखने को नहीं मिला है कि मजदूर वर्ग की हालत सुधरा है। आज मजदूर वर्ग का आज भी शोषण हो ही रहा है। मार्क्स ने शायद इस प्रकार की स्थिति को कल्पना नहीं की थी, लेकिन ये बात देखा जाए तो बड़े बड़े देशों में है,
कि वहाँ पर मजदूर वर्ग की हालत सही है, जितना वर्ग समय काम करते हैं उनकी उनकी मजदूरी मिल जाती है। लेकिन ये भारत अभी तक इसमें नहीं सम्मिलित हुआ है। भारत में अगर मजदूरी करके आप आते हो तो आपको पैसा देने के लिए भी जो है ये पूंजीपति वर्गों के सामने किराना पड़ता है, और सही समय पर अगर ये आपकी मजदूरी दे दे, ये तो उनकी बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। तो भारत में ऐसी स्थिति तो बनने वाली नहीं है। चाहे जितना मर्जी जो भी मर्जी सीना ठोक के बोल दे, जितनी मर्जी गारंटी दे दे, ऐसा होना संभव नहीं है। कहते हैं आप कितने लोगों की जो है मन को बदलोगे, संभव ही नहीं है। बदलना है तो सिस्टम को बदलिए, रूल रेगुलेशन को बदलिए। कहते हैं सबसे अधिक भ्रष्ट तो सरकारी विभाग है। कहते हैं जिस विभाग में आप लोग स्वयं राजनीतिक नेता सब बैठते हो वही विभाग करप्ट है। तो आम मजदूर वर्ग की क्या आप लोग कल्पना कर रहे हो और क्या कह रहे हो कि आप इसको सुधार दोगे? पहले तो अपने वर्ग को सुधारिए, फिर जाके देखिए अपने आप जो है मजदूर वर्ग भी जो है कल्याण हो जाएगा और पूंजीपति भी आगे आ जाएंगे इनकी भलाई के लिए। तो कहते हैं करप्ट व्यक्ति ही अच्छी बातें कर रहे होते हैं लोगों के सामने, तो ये तो गलत है। अंत में हम यही बात कह सकते हैं कि चाहे मार्क्स अधिकरण के सिद्धांत की कई आधार पर आलोचना हुई है, परंतु फिर भी यह सिद्धांत सामाजिक अधिकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक मानी जाती है और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण रहती है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को एनालाइज किया, समझा। हमने हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश किया। अगर आप इतना समझ लेते हो तो शायद आप एग्ज़ाम में एक भी पॉइंट भूलोगे नहीं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जिन बच्चों के सिलेबस में कार्ल मार्क्स के टॉपिक है उनको जरूर शेयर करके उनको इसको पहुंचाने की कोशिश करें। यही एक भलाई का कार्य हो सकता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, ये तो आपको समझ होना चाहिए कि चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा आपके लिए वीडियो लाता ही रहता है, ये महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। और यहाँ पर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।